हेलो गाइस, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यार सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। वी हैव कंप्लीटेड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, so today we are going to start a very new chapter of the circles and the very important one of class 9th chapter, that is circle। ठीक है, तो आज हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सर्कल के टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस चीज को क्या कहते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करता है। सर्कल की जितनी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल थिंग, जितने भी वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज है, जिनमें किन चीज़ों को क्या कहते हैं, किससे क्या रिप्रेजेंट होता है, तो हम आज ये सीखेंगे कि सर्कल का फंडामेंटल थ्योरी समझेंगे कि हम क्वेश्चंस को समझ पाएं और उनकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाएं। तो आज बिल्कुल फंडामेंटल ऑफ सर्कल की क्लास है। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो सबसे पहले चीज आती है सर्कल। क्या आता है? सर्कल। कि आखिर सर्कल है क्या? तो सर्कल जो है वो क्या होता है? तो सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। जैसे ये क्या है? सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, सर्कल की डेफिनेशन जल्दी नहीं मिल पाती है। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि आपसे बोला गया, आप एक पॉइंट है और आपसे बोला गया कि बेटा आपको इस तरह से घूमना है कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसे कुछ ओ मान लेते हैं। आपको इस तरह से मूव करना है कि इस पॉइंट से हमेशा आपको कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रहना लगातार। कितने सेंटीमीटर पे? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगातार आपको इससे बने रहना है। तो आप जब मूव करेंगे तो देखिए तब आपका जो फिगर बनेगा, जो शेप बनेगा, वो कैसा बनेगा? सर्कुलर बनेगा। क्योंकि देखिए सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है, इसकी फिक्स्ड इस पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो एक अगर किसी पॉइंट को इस तरह से मूव करना हो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस लगातार कांस्टेंट बनी रहे, तो वो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। जब वो मूव करेगा तो उसका सर्कुलर पाथ होगा। सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। कैसा फिगर है? 2 डायमेंशनल फिगर है। क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो सर्कल भी गोल होता है और स्फीयर भी गोल होता है। तो आखिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्कल एंड अ स्फीयर? तो याद रखिए कि जो स्फीयर है दैट इज अ 3D फिगर। स्फीयर कैसा है? एक 3D फिगर है। और एक जो सर्कल है वो एक 2 डायमेंशनल फिगर है, 2D फिगर है। ठीक है, तो सर्कल को हिंदी में इसीलिए हम लोग गोला नहीं बोलते हैं, सर्कल को हिंदी में बोला जाता है वृत्त। क्या बोलते हैं? सर्कल इज कॉल्ड वृत्त इन हिंदी। सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सर्कल का स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। ये जो बाउंड्री है इसे हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कल में जो सबसे पहला टर्म आता है दैट इज रेडियस। क्या आता है? रेडियस। तो आखिर किसी सर्कल की रेडियस क्या होती है? तो रेडियस की डेफिनेशन लिख लीजिए कि द डिस्टेंस बिटवीन the center of a circle from any point on the circumference is called its radius। कहने का मतलब क्या है? circumference के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, उसकी जो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और, नेमिंग ऑफ अ सर्कल की बात कर लेते हैं कि आखिर किसी सर्कल का अगर आपको नाम लिखना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ट्रायंगल का नाम होता है तो आप ABCPQR MNO कुछ भी आप नाम रख देते हैं। उसी तरह से अगर आपको सर्कल का कोई नाम रखना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे C स्टैंड्स फॉर सर्कल, C स्टैंड्स फॉर सर्कल, और ब्रैकेट में पहले आप उसका जो सेंटर का पॉइंट के आपने लेट किया, जैसे सेंटर को यहां पर हमने O लेट किया है तो हम लिखेंगे इसको C। ठीक है, तो रेडियस तो इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C, सेंटर का नाम O, कॉमा जो भी रेडियस, जैसे इसकी रेडियस को आपने R लेट किया तो दैट विल बी CO, R। मान लीजिए कल को इसका जो सेंटर है हम कुछ A मान लेते और रेडियस को कुछ R2 बोल देते, तब हम सर्कल का नाम रखते C, ब्रैकेट, सेंटर का नाम क्या है, A है तो आपने A लिखा, कॉमा रेडियस R2 लिखा तो R2 हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी सर्कल का नेम कर सकते हैं। पहले आप C लिखेंगे, C स्टैंड्स फॉर अ सर्कल, और ब्रैकेट में पहले सेंटर का जो पॉइंट है उसका जो भी नेम लिया आपने वो लिखेंगे, कॉमा लगा के उसकी रेडियस को आप लिख देंगे तो सर्कल की नेमिंग हो जाएगी। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगला आता है सरकमफ्रेंस। आखिर किसी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है। तो बेटा सरकमफ्रेंस देखिए क्या होती है, कोई भी सर्कल है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है क्या होती है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, बाउंड्री ऑफ एनी सर्कल इज called its circumference। ठीक है, किसी भी सर्कल की जो बाउंड्री होती है, ये है ये चीज जो है, ठीक है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस और इसी अच्छा जिस तरह से बाकी फिगर्स में पेरीमीटर होती है तो सर्कल में सरकमफ्रेंस होती है। क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। तो इसकी जो सर्कल की पेरीमीटर यानी जो सरकमफ्रेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 × पाई × R। R स्टैंड्स फॉर इट्स रेडियस, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं, देखिए 2 × R डायमीटर होता है, इतना पता ही होगा आपको, तो इसको पाई × D भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप 2 पाई R बोलें तब भी आप, रेडियस दी है तो 2 पाई R लगा दीजिए, डायमीटर पता है तो आप पाई × D लगा दीजिए, तो आपको इसका सरकमफ्रेंस कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए कि कल को आपका ये सर्कल था, ये सरकमफ्रेंस में ही आता है ये भी। तो सरकमफ्रेंस का एक और यूज है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सर्कल था और ये एक पहिया है, ये क्या है, एक पहिया है, तो व्हील है, तो ये मान लीजिए रोटेट करने लगता है। कैसे करता है, रोल करता है, ऐसे रोल करेगा। तो रोल करते करते मान लीजिए ये एक चक्कर लगा के ये यहां आ गया, कितना, मान लो यहां आ गया, तो यहां से यहां तक पहुंच गया ये, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंच गया। तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए सर्कुलर ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट इन वन रोटेशन। तो वो जो होगी ना, तो आप क्या करिए, इसको काट के खोल दीजिए, फैला दीजिए, तो उतनी ही लेंथ होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस। कितनी होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, यानी कि 2 पाई R, या फिर बोल सकते हैं पाई × D के इक्वल होगी। आई होप बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से सरकमफ्रेंस का यूज हमारा हो जाता है। अगली देखिए क्या चीज आती है, अगला आता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल।
तो आखिर सर्कल का कॉर्ड क्या होता है? तो सर्कल का जो कॉर्ड होता है दैट इज कि मान लीजिए कोई सर्कल है, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट ये ले लिया, और अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन बनी, मान लीजिए एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, तो इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? कॉर्ड, ठीक है। तो किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट्स के ऑन द सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग द एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड इट्स कॉर्ड। कॉर्ड को ही हिंदी में कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी का नाम भी है जीवा, सभी जानते होंगे, तो इसे कॉर्ड को हिंदी में जीवा भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात याद रहेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कॉर्ड हो गई। तो कॉर्ड, बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है। तो एक कॉर्ड ये हो गई, मान लीजिए कोई भी 2 पॉइंट आपने ज्वाइन कर लीजिए सर्कल के, और ये एक कॉर्ड हो गई, मान लीजिए सर्कल का एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ये एक कॉर्ड हो गई। तो ऐसे सर्कल में इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स ड्रॉ की जा सकती हैं किसी भी एक सर्कल के अंदर, ठीक है। अब इसी कॉर्ड में मान लीजिए आपने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, कुछ ऐसे कि जब इनको ज्वाइन किया तो ये दोनों सेंटर से पास हो गए। कहां से पास हो गए? सेंटर से पास हो गए। तो डायमीटर को अगर आप देखें तो डायमीटर भी तो एक कॉर्ड ही हुई, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, दोनों पॉइंट सरकमफ्रेंस पे हैं, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो ये भी क्या कहलाएगी? एक कॉर्ड ही कहलाएगी। लेकिन ये क्या है? सबसे बड़ी कॉर्ड है, क्योंकि ये सेंटर से पास होती है। तो इसके बाद जो भी कॉर्ड होंगी वो सब छोटी होंगी। तो डायमीटर को भी यहां पर नोट कर लीजिए, डाया या डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? इट इज द longest chord of a circle which passes through center। इसको याद रखिएगा, which passes through सेंटर। तो एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती हो उसे हम सर्कल का क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। जैसे अच्छा, एक सर्कल में बहुत सारे डायमीटर्स हो सकते हैं। मान लीजिए ये एक डायमीटर हो गया, 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 ये एक डायमीटर हो गया। तो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी डायमीटर्स किसी भी सर्कल में ड्रॉ कर किए जा सकते हैं। तो अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी डायमीटर्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डायमीटर की लेंथ के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो जो डायमीटर होता है, तो डायमीटर को स्मॉल डी या कैपिटल डी दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी जो लेंथ होती है, तो आप समझिए सेंटर से पार हो रहा है, तो ये जो लेंथ हो गई ये भी रेडियस हो गई, ये जो लेंथ हो गई इधर वाली ये भी रेडियस हो गई। तो टोटल लेंथ हो जाएगी r प्लस आर यानी कि 2r। तो 2 टाइम्स r यानी बोल सकते हैं 2 इंटू रेडियस। क्या बोल सकते हैं? 2 इंटू रेडियस। तो किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। लेंथ तो आई होप सब जानते ही थे, बस टेक्निकल बातें आपको पता होनी चाहिए कि सेंटर से पास होता है और लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, इनफाइनाइट डायमीटर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं एक सर्कल में, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है दैट इज सेकेंड। तो सेकेंड क्या होता है? तो सेकेंड देखिए क्या होती है, ये भी कॉर्ड का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है। हाँ मुझे पता है मेरे सर्कल बहुत अच्छे बनते हैं ना। खैर, तो ये एक सर्कल है मान लीजिए। तो अगर आपको एक ऐसी लाइन मिल जाए, एक ऐसी लाइन मिल जाए, लाइन क्या आप उसको एक तीर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तीर बोल सकते हैं। तीर से याद आ गया एक कहावत कि एक सूरमा ऐसा वीर गाना गा के मारे तीर। तो अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ऐसा कौन है, ऐसा वीर जो गाना गा के मारता हो तीर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर बाकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आंसर भी कमेंट में दे दूंगा। खैर तो आइए देखते हैं। तो क्या होगा, ये एक सर्कल है आपका। मान लीजिए एक आपने तीर ऐसा छोड़ दिया जो सर्कल को आर पार करके निकल गया, ठीक है। सर्कल को आर पार करके निकल गया। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड।
तो इसकी डेफिनेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी अ लाइन, मान लीजिए इसका एल एक लाइन हो गई जो सर्कल को ए और बी पर मान लीजिए क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो इसकी जो सेकंड की डेफिनेशन होगी दैट विल बी कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, क्योंकि लाइन कोई भी होगी तो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो लाइन दो जगह कट करेगी, या तो लाइन बिना छुए निकल जाएगी, या फिर किसी सर्कल को एक जगह टच करके निकल जाएगी। क्या करके निकल जाएगी? टच करके निकल जाएगी। तो तीन ही चीजें हो सकती हैं, किसी सर्कल और लाइन के बीच में तीन ही रिलेशन हो सकते हैं। तो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स देन इट इज कॉल्ड अ सेकेंड, ठीक है। सेकंड मतलब पूरी एल लाइन जो हो गई वो एक सेकंड हो गई। अच्छा, अगर सिर्फ ए और बी की तक की बात की जाए तो ए बी क्या हो जाएगी? दैट विल बी अ कॉर्ड। क्या हो जाएगी? एक कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो कॉर्ड को ही अगर दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए, एक लाइन बना दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? एक सेकंड कहलाता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला आता है टेंजेंट। क्या आता है? टेंजेंट। तो ये हो गई आपकी सेकंड। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चंस में एक पॉइंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पॉइंट दिया जाएगा। तो जो पॉइंट हो सकता है उसकी सर्कल के रेफरेंस में तीन लोकेशंस हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? तीन लोकेशंस हो सकती हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि एक सर्कल है। क्या है? ये एक सर्कल है विथ सेंटर O। अब मान लीजिए आपसे बोला गया टेक अ पॉइंट P, टेक अ पॉइंट P। तो अब एक पॉइंट P आपको लेना सर्कल के रीजन में कहीं, तो सर्कल के डिफरेंस में पॉइंट तीन जगह पे हो सकता है। क्या? या तो वो सर्कल के अंदर होगा पॉइंट, या सर्कल के ऊपर होगा, या सर्कल के क्या होगा? बाहर होगा, ठीक है। तो सर्कल के पहले रीजन्स की बात करते हैं। तो ये जो अंदर का जो रीजन है ये कहलाता है इंटीरियर। क्या कहलाता है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये जो बाहर का रीजन है दिस विल बी कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और ये सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है ये सब क्या कहलाएगा? ऑन द सर्कल। क्या कहलाएगा? ऑन द सर्कल। क्या कहलाएगा? ऑन द सर्कल, ठीक है। तो मान लीजिए कि कभी एक पॉइंट जो है P जो है P इज इनसाइड द सर्कल। क्या है? इनसाइड द सर्कल। तो अगर आपका पॉइंट P इनसाइड द सर्कल होगा, यानी सर्कल के अंदर कहीं भी, इस पूरे रीजन में कहीं भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए यहां कहीं मैंने पॉइंट P ले लिया, तो जब अगर पॉइंट P आपने ले लिया सर्कल के अंदर, तो कैसे इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा रेडियस से कम होगी कि नहीं भाई? रेडियस सरकमफ्रेंस पीछे होगी तो रेडियस की लेंथ ज्यादा होगी और O से P के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? कम होगी। यानी कि अगर P जो है वो इनसाइड द सर्कल है तो हम बोल सकते हैं कि O और P यानी सेंटर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी लेस देन R, यानी R से क्या होगी? कम होगी। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगला P इज ऑन द सर्कल। P इज ऑन द सर्कल। तो अगर P जो है वो ऑन द सर्कल हो तो कोई भी पॉइंट यानी सर्कल के ऊपर है। क्या है? सर्कल के ऊपर है। तो ये जो पॉइंट P आपका सर्कल के ऊपर हो जाएगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करें सेंटर से तो आप देखिए ये क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा सीधे सीधे। तो जो अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा तो उसकी जो डिस्टेंस सेंटर से होगी दैट विल बी इक्वल टू रेडियस। सो हम यहां पर बोल सकते हैं if any point is on the center then that the distance of that point from the center will be equal to r, यानी कि equal to radius, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यानी कि अगर बोला जाए कि P is point P is outside the circle, यानी कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है, तो मान लीजिए कुछ पॉइंट P कुछ इस तरह से, कहीं ये यहां होगा, कुछ इस तरह से होगा, तो देखिए जो पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो रेडियस से भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो अगर उसको मैथमेटिकली लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि द OP इज ग्रेटर देन R। क्या हो जाएगा? OP इज ग्रेटर देन R। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट की तीन लोकेशन हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज लेस देन अ रेडियस
तो पॉइंट अंदर होगा सर्कल के। अगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू रेडियस, इसका मतलब पॉइंट P सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर होगा, यानी कि ऑन द सर्कल होगा। और अगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन द रेडियस, देन वी कैन कंक्लूड दैट द पॉइंट विल बी आउटसाइड द सर्कल। क्लियर है बात? तो इस तरह से किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीज है दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये टर्म भी बहुत यूज होता है। तो आखिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन होते हैं? तो दो सर्कल्स which have the common center, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर कॉमन हो, यानी कि सेम सेंटर हो, तो उन सर्कल्स को हम बोलते हैं आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर O है, ये एक सेंटर है, इसका सेंटर क्या है? O है। एक और सर्कल है, ठीक है, इसका भी सेंटर O है। तो ये दोनों सर्कल जो हो गए वो कैसे सर्कल हो गए? कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। इसकी एक की रेडियस मान लीजिए कुछ R1 है, दूसरे की रेडियस जो है कुछ R2 है। ठीक है, तो ऐसे तो उनकी शेप्स ऐसे होंगे। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे उनका शेप ऐसा ही होगा, एक ऐसा होगा, फिर दूसरा ऐसा होगा। मान लीजिए 3 कॉन्सेंट्रिक है तो ऐसा होगा, 4 कॉन्सेंट्रिक है तो कुछ ऐसा होगा, 5 कॉन्सेंट्रिक है तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो? सेम हो। तो अब ये बात तो समझ में आ गई होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर वाले सर्कल। अब उनके बीच का जो गैप होगा क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो जो होगी वो कितनी होगी? तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल माइनस रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, कि जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसकी रेडियस माइनस स्मॉलर वाला, तो उनके बीच का जो गैप है दिस वन, तो दिस विल बी, तो ये कितना हो जाएगा? बड़े वाले की R2 लिए, छोटे वाले की R1 लिए, ऐसे ले लेते हैं, स्मॉल R और कैपिटल R ले लेते हैं। बड़े वाले की मान लो कैपिटल R है ये पूरी, और ये स्मॉल R है, तो इनके बीच का जो गैप होगा वो कितना हो जाएगा? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, और ये हमेशा लगातार सेम रहेगा पूरे रीजन में, यानी यहां 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 सब जगह r माइनस r का ही गैप होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला जो टॉपिक आता है बच्चों दैट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या? ARC, आर्क ऑफ अ सर्कल। तो आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का कोई भी एक पार्ट आप, जैसे मान लीजिए ये पार्ट आपने अलग कर लिया, तो इसे कहेंगे आर्क। मान लीजिए एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो ये जो पार्ट है या ये जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? आर्क ऑफ अ सर्कल कहलाता है। यानी कि अगर इसको डेफिनेशन में बोलें तो अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का आपने कोई पीस कट कर लिया, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक आपने ये पार्ट कट कर लिया, तो ये जो पार्ट आपने कट कर लिया तो ये क्या कहलाएगा? आर्क ऑफ अ सर्कल कहलाएगा। ठीक है, तो ये CD आर्क हो जाएगी। तो अब नेमिंग कैसे करेंगे किसी आर्क की?
ठीक है। तो देखिए आर्क और कॉर्ड में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो ये जो सर्कल का जो पार्ट है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसे एक आर्क बोलेंगे, और अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो इसे एक कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। तो ये एक कॉर्ड है और ये एक क्या है? आर्क है। अब मान लीजिए आपको नेमिंग करनी है, तो कॉर्ड, और अब इसका अगर नेमिंग की मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप देखें तो ए बी, आर्क को भी ए बी बोलेंगे और कॉर्ड को भी ए बी बोलेंगे। फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि आखिर ए बी लिखा हुआ है तो कब वो आर्क है और कब वो कॉर्ड है। तो मान लीजिए अगर सिर्फ लिखा हुआ है ए बी, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कॉर्ड ए बी की, ठीक है। लेकिन अगर ए बी के ऊपर जैसे मान लीजिए एक इस तरह से उल्टा चांद बना दिया गया, ठीक है, तो फिर हम इसको बोलेंगे किसकी बात कर रहे हैं? ये आर्क ए बी की बात कर रहे हैं। जैसे सी डी आर्क को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? सी डी आर्क का मतलब हो गया सी डी के ऊपर इस तरह से आपने एक उल्टा चांद लगा दिया, ठीक है। अगर सी डी की कॉर्ड की बात करें यानी ये लाइन हो जाएगी कॉर्ड, तो अगर सिर्फ सी डी लिखा हुआ है यानी सी डी कॉर्ड की बात की जा रही है, ठीक है। अब कभी भी सर्कल का कोई पार्ट किया जाएगा तो हमेशा सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो ए बी है तो ए बी से दो कॉर्ड हो गए ना, एक कॉर्ड ये हो गया तो ये भी तो सर्कल का ही पूरा पार्ट है। अगर सी डी को हटा लें अभी हम, तो अगर ए बी की बात करें तो ए बी आर्क ये हो गई और एक ये भी तो आर्क है, तो ये भी तो एक बड़ी आर्क हो गई, तो ए बी ये भी हो जाएगी, है कि नहीं। तो कभी भी कोई दो पॉइंट से अगर आप आर्क लेंगे तो सर्कल हमेशा दो आर्क्स में डिवाइड होगा। जो छोटी वाली आर्क होगी उसको बोलेंगे माइनर, जो छोटा पार्ट होगा उसको बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है। और जो बड़ा वाला पार्ट बचेगा उसको बोला जाएगा मेजर आर्क। क्या बोला जाएगा? मेजर आर्क। तो मेजर, अगर इसकी बात करें तो ये कहलाएगा मेजर आर्क ए बी, और इसकी बात करें तो ये कहलाएगा माइनर आर्क ए बी, ठीक है। तो आर्क दोनों हैं, छोटे वाले पार्ट को माइनर आर्क बोलते हैं और बड़े वाले पार्ट को मेजर आर्क बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला जो आता है वो आता है एंगल ऑफ एन आर्क। क्या आता है? एंगल ऑफ एन आर्क। तो आइए देखिए एंगल ऑफ आर्क क्या होता है। अगला जो पॉइंट आता है बेटा दैट इज एंगल ऑफ एन आर्क, कि आखिर किसी आर्क का एंगल क्या होता है। तो देखिएगा जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, इसकी एक आर्क ले लेते हैं। मान लो ये हमने आर्क ले ली ए बी, ए बी आर्क, माइनर वाले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? माइनर आर्क ए बी की, यानी कि इसकी बात की जा रही है, ठीक है। अब इसका एंगल की बात करें तो क्या करिए, जो आर्क है, कोई भी जो आर्क है उसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये दोनों एंड पॉइंट्स को जो सेंटर से ज्वाइन करने पे जो एंगल बनेगा, ये आर्क का एंगल आ जाएगा विद द सेंटर। आई बात समझ में? तो किसी भी आर्क का अगर सेंटर का एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो ए बी का जो एंगल हो जाएगा विद द सेंटर वो क्या हो जाएगा? एंड पॉइंट्स को आप सेंटर से ज्वाइन करिए, ये जो एंगल आ जाएगा वही क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ द आर्क हो जाएगा, ठीक है। अब माइनर वाली का है तो ये ए बी का हो गया, तो ये हो गया। अच्छा, इस वाली ए बी का अगर हम बोलते तो क्या होता है? इसके भी एंड पॉइंट्स ज्वाइन कर दिया तो इसकी तरफ ये एंगल बना है, ये वाला, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो इस वाली आर्क का हो जाएगा, मेजर आर्क का हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाली आर्क का यानी माइनर आर्क का एंगल हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी के बाद अगला आता है कि जैसे ही कोई जो साइड लेंथ होती है, साइड लाइंस होती हैं, वो सब आपस में इक्वल होती हैं। तो जो आर्क होती हैं, तो अगर कभी आर्क बराबर हो तो उनको इक्वल आर्क नहीं बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट आर्क्स बोलते हैं। तो आखिर कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होती हैं, आइए उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ आर्क्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ आर्क्स। तो आखिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ आर्क क्या होती है? इफ angles subtended by arcs with the center
are equal, then chords will be congruent। समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए एक आर्क ए बी थी हमारी, और मान लीजिए एक आर्क हमको ये दे दी गई, यहां से यहां तक ये आर्क दे दी गई, ये मान लीजिए सी डी आर्क है, ये वाली। अब हमको पता करना है कि जो आर्क ए बी और आर्क सी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, या इक्वल है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? ए बी का सेंटर पे एंगल मान लीजिए ये θ1 हो गया। अब सी डी का सेंटर पर एंगल देखिए, तो सी डी का एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए सेंटर के साथ, जो भी एंगल आएगा वो इसका सेंटर के साथ एंगल हो जाएगा। ये θ1 हो गया, और ये कितना हो गया, मान लीजिए θ2 हो गया। तो इफ θ1 इक्वल टू θ2, देन आर्क ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट विद आर्क सी डी। समझे कि नहीं समझे? तो अगर दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर बोले इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनका सेंटर पर एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर कभी भी आपको दो कॉन्ग्रुएंट आर्क बोला जाए, प्रूफ करना है कि आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है या आर्क्स इक्वल है, तो आप उनका सेंटर पर एंगल निकाल लीजिए। अगर सेंटर के साथ एंगल इक्वल आ गए तो वो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कल को आपको दो आर्क्स दी गई हैं, उनका सेंटर पर एंगल सेम है, एक भी 60, पहली वाली का भी सेंटर पर एंगल 60 डिग्री है और दूसरी वाली का भी सेंटर पर एंगल 60 डिग्री है। तो अब आप क्या करेंगे, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वो दोनों आर्क्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब इसी आर्क से ही जुड़ा हुआ एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज सेमी सर्कल। क्या? सेमी सर्कल। तो अब सेमी सर्कल क्या होता है? एन आर्क whose angle with the center is 180 डिग्री। किसी भी सर्कल की अगर ऐसी आर्क हो जिस आर्क का सेंटर के साथ एंगल क्या हो, 180 डिग्री हो, तो उसे सेमी सर्कल कहते हैं, यानी कि आधा सर्कल कहते हैं। आप खुद भी समझ सकते हैं, देखिए कैसे। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर हो गया O। तो अगर आप डायमीटर ड्रॉ कर दें, क्या ड्रॉ कर दें, डायमीटर, तो ये एक आर्क हो गई, ये भी एक आर्क हो गई, और ये भी एक आर्क हो गई ना। तो इसका सेंटर, इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर, सेंटर ज्वाइन कर, तो ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, है ना। तो ये जो ये पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया, और ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया, ये भी क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इसीलिए डायमीटर जो होता है किसी भी कॉर्ड का, वो दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है किसी भी आर्क को, किसी भी सर्कल को, है ना। ठीक है, तो सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, सेंटर पर एंगल 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक आता है दैट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अगला आता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखिए सेगमेंट का मतलब क्या होता है, आइए देख लीजिए। जैसे कोई सर्कल है, ये सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है। इस सर्कल का मान लीजिए कुछ पार्ट, आपने कोई कॉर्ड है, मान लीजिए कोई आर्क है, दोनों को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो गया, एक कॉर्ड आपने ड्रॉ की, एक कॉर्ड से ऊपर का पार्ट हो गया, एक कॉर्ड से नीचे का पार्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरे दो रीजन बनेंगे जिनमें एक सर्कल डिवाइड हो जाएगा किसी भी कॉर्ड से, तो दो रीजन्स कहलाएंगे, ये सेगमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सेगमेंट। तो किसी सर्कल को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो जो एक पार्ट होता है, वो जो पार्ट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सेगमेंट्स कहलाएंगे। अगर आपने सरकमफ्रेंस के पार्ट्स किए तो आर्क्स बनेगी, आपने पूरे सर्कल के पार्ट कर दिए हैं तो क्या बनेगा, सेगमेंट बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पर भी छोटे वालों को बोलेंगे माइनर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे।
ठीक है, ये एक रीजन होता है, एरिया होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगला ये हो गया सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। उसका अगला आता है, अच्छा कई बार टर्म यूज हो जाता है ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो जैसे ये जो मेजर और माइनर जो होते हैं ना, तो ऑल्टरनेट मतलब एक है तो उसका दूसरा वाला उसका ऑल्टरनेट हो जाएगा, ये इसका ऑल्टरनेट हो जाएगा, तो ये कहलाता है ऑल्टरनेट। तो ये टर्म है, मैथमेटिकली यूज होता है क्वेश्चंस में। अब जो अगला आता है दैट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या आता है अगला जो आता है दैट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो बेटा सेक्टर बहुत आसान होता है, सेक्टर भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपने पिज्जा सबने खाया होगा, तो जब आप पिज्जा खाते हैं तो घर पे पिज्जा आता है, तो मान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, सभी लोग हैं घर पे, और आपने एक लार्ज साइज का पिज्जा मंगाया। तो वैसे इच्छा तो बहुत होती है कि पूरा पिज्जा ही खा जाया जाए, लेकिन हम लोग को पूरा पिज्जा खाने को नहीं मिलता है, उसी कुछ स्लाइसेस मिलती हैं हम लोग को खाने के लिए, एक एक स्लाइस दो दो स्लाइस सब में बांट दी जाती है ना। तो वो जो आपकी एक स्लाइस होती है जो आपके हिस्से में आती है, वो जो होता है वो एक स्लाइस जो होती है वो सेक्टर ऑफ द सर्कल होती है, क्योंकि पिज्जा सर्कुलर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे ये सर्कल है तो इसी की कोई आर्क हो, मान लीजिए क्या हो, कोई आर्क हो, तो उस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करने के बाद ये जो रीजन बनता है ये क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। तो ये जो रीजन हो गया ये सेक्टर हो गया। ठीक है, अब सेक्टर भी दो पार्ट में बटेगा, एक सेक्टर ये तो बाकी भी तो बचा हुआ पार्ट हो गया, तो दूसरा सेक्टर हो जाएगा। तो जो छोटा होगा उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला होगा इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी में आता है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्या आता है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखिए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये भी एक सेक्टर का ही एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, उसका आपने एक ऐसा सेक्टर ले लिया, जैसे इसकी बात करें तो ये भी क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया। तो ऐसा सेक्टर जिसका सेंटर पे एंगल 90 डिग्री है। क्या है, एक ऐसा सेक्टर जिसका सेंटर पर एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो उस सेक्टर को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। और एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो जो क्वाड्रेंट होता है वो 1 क्वाड्रेंट जो होता है वो 1/4 ऑफ सर्कल होता है। क्या होता है, 1/4 ऑफ द सर्कल होता है। क्यों, क्योंकि एक सर्कल में ऐसे देखिए ना, देखिए 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, है ना। तो ये जो होगा ये पूरे सर्कल का 1/4 हो जाएगा एरिया का, है ना। तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो अगला टॉपिक आता है, एक चीज बची है बताने के लिए, बाकी सारे टर्म्स जो यूज होते हैं इसमें मैंने सर्कल में आपको बता दिए हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ सर्कल, ऑफ 2 सर्कल्स ऑब्वियसली, एक नहीं, या वेरियस सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स की कॉन्ग्रुएंसी, भाई आपने ट्रायंगल्स पढ़ा, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी, तो जब 2 ट्रायंगल सेम टू सेम होते हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। ऐसे ही सर्कल में बेटा यही होगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यही होता है कि 2 फिगर अगर बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल में 2 सर्कल जब बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे हो जाए, सेम और साइज हो, सेम साइज और शेप हो जाए, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलेंगे। अच्छा, शेप की हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे दिक्कत, क्योंकि सर्कल का शेप हमेशा सर्कुलर ही होता है। ट्रायंगल के शेप तो चेंज होते रहते हैं, कोई ऐसा है तो कोई ऐसा है, अलग अलग डिजाइन होता रहता है ट्रायंगल्स का। लेकिन जो सर्कल होते हैं तो सर्कल का शेप हमेशा गोल ही होता है, तो शेप की कोई दिक्कत नहीं है, खाली साइज से दिक्कत है हमको। साइज फिट हो गया तो मतलब काम खत्म। तो अगर 2 सर्कल या 3 सर्कल, जितने भी सर्कल हैं, अगर कुछ फिगर्स हैं या 2 की ही बात कर लेते हैं, तो अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो कहने का मतलब क्या है कि सर्कल अगर तो रेडियस सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर इक्वल। क्या, आर इक्वल, रेडियस की जगह रेडियाई कर लीजिए, प्लूरल वर्ड है।
रेडियस एक सिंगुलर वर्ड है एंड रेडियाई एक प्लूरल वर्ड है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन द सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्कल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कोई ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। इफ R1 इक्वल टू R2 देन सर्कल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाकी आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक और चीज रह जाती है, उसको भी बता देता हूं एक लाइन में। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, क्या साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कि आखिर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। तो देखिए एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल, अच्छा क्वाड्रिलैटरल तो जानते ही हैं क्या होता है, चार क्लोज्ड साइडेड का फिगर क्वाड्रिलैटरल कहलाता है। एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों वर्टेक्स किसी सर्कल के अंदर हो, क्या एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों वर्टेक्स किसी सर्कल, जैसे ये एक सर्कल है, तो ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है, तो इसके चारों वर्टेक्स जो हैं, वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के ऊपर है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। तो एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों वर्टिसेस जो हो वो सर्कल के ऊपर हो, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहलाता है। तो इसके साथ ही हमारे जो पैरामीटर्स ऑफ सर्कल थे, जो वेरियस टर्म्स थे जो सर्कल में यूज होते हैं, वो सारे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और मैंने आपको सर्कल का इंट्रोडक्शन बता दिया है कि सर्कल में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, कैसे हम बात करते हैं, किन टर्म्स का यूज करते हैं, किस लैंग्वेज का यूज करते हुए आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ये हमने आज कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न पर हम सर्कल की थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, और थ्योरम जब हो जाएंगे तो इसके बाद ऑब्वियसली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सर्कल का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, फंडामेंटल ऑफ सर्कल आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किस चीज को क्या और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दो, ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।